आप सुन रहे हैं कहानी अनामिका भाग 3। गाड़ी एक बिल्डिंग के सामने जाकर रुकी जिस पर द हेल लवर्स मेंटल असाइलम का बोर्ड लगा हुआ था। शुरू से इस नाम से सबको दिक्कत थी, विशेषतः वैदेही को। भला कौन अपने हॉस्पिटल के नाम में नरक रखना चाहेगा? मगर जय का अपना तर्क था, जहाँ भूत प्रेतों का इलाज हो उसे नरक ही तो कहा जाएगा। लेकिन ये थोड़ा नेगेटिव नहीं लगेगा? तुम पैराडाइज भी तो रख सकते थे। नरक पर तो ध्यान दिया मगर लवर्स को इग्नोर कर दिया। गेट पर एक चौकीदार बैठा था। उसने खड़े होकर सलाम किया और गेट खोला। गेट के अंदर बड़ा कंपाउंड था। गाड़ी से पहले विनय उतरा और उसने अनामिका के लिए दरवाजा खोला। अनामिका ने नीचे उतरकर सामने बिल्डिंग पर नाम पढ़ा। ये तो पागल खाना है, उसने जय की तरफ देखकर कहा। तो जय ने अपना कोट उतारते हुए कहा, मैं पागल नहीं हूँ। तो साबित करो। वे लोग अंदर आ गए। ये एक प्राइवेट असाइलम था, इसीलिए सामान्य से काफी बेहतर था। अंदर जाने के लिए ग्लास का दरवाजा था। विनय ने पूछा, रूम नंबर 13। उस लड़की ने चाबी विनय को देते हुए कहा। इतनी देर में एक और गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक लड़की उतरी। ये वैदेही थी। वैदेही जय के पास पहुंची। जय उसे देखकर मुस्कुराया मगर विनय ने एक चौड़ी मुस्कान के साथ झुककर अभिवादन किया। वैदेही विनय के स्वभाव को जानती थी। जय जितना गंभीर था, विनय उतना ही खुला हुआ था। उसकी ये प्रतिक्रिया भी वैदेही का ध्यान अपनी ओर खींचने का प्रयास थी। वैदेही ने भी एक चौड़ी मुस्कान के साथ इसका जवाब दिया। अचानक उसकी नजर वो फिर से हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जय, विनय और वैदेही तीनों ही अनामिका को घूरने लगते हैं। उसने अभी अभी जो कहा था उसका संदर्भ किसी को समझ नहीं आया था। ये दोपहर का वक्त है, अनामिका ने जय की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारी परछाई ठीक तुम्हारे पैरों के नीचे है। अनामिका ने जय की ओर देखकर कहा। तो तुम यहाँ अकेली रहती हो? जय ने कॉफी का कप उठाते हुए कहा। जय और वैदेही की पहली मुलाकात को 1 महीना हो चुका था और ये उनकी पहली आधिकारिक डेट थी। यहाँ तक पहुँचने के लिए जय को अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, क्योंकि वैदेही शुरू से ही जय के व्यक्तित्व से प्रभावित थी। वो एक समुद्र की तरह था, बाहर से एकदम शांत मगर अंदर हलचल मचाती पूरी दुनिया। वैदेही भी कुछ ऐसी थी मगर उसके भीतर एक अजीब गंभीरता थी, जैसे किसी तूफान के बाद आई शांति हो। वैदेही कम बोलती थी, कम हंसती थी और अगर हंसती भी थी तो बहुत जल्द सामान्य हो जाती थी, जैसे हंसना एक प्रतिक्रिया मात्र हो। हाँ, अब अकेली ही हूँ, उसने हल्की मायूसी के साथ कहा। क्यों? पलक लिया और उसे घूरते हुए पूछा। मैं भी अकेला ही हूँ, मेरे माता पिता गांव में हैं। कोई बॉयफ्रेंड? जय ने वैदेही को गंभीर देखकर प्रश्न किया। एक्सक्यूज मी? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं है? और तुम्हारे? वैदेही ने जय की आंखों में देखकर कहा। एक थी मगर छोड़कर चली गई। क्यों? उसके पापा ने उसका स्कूल चेंज करवा दिया था। वैदेही के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई मगर अचानक वो विलुप्त हो गई। उसकी नजरें 5 सेकंड के लिए जय के पीछे किसी पर स्थिर हुई। कॉफी मग पर उसकी पकड़ कुछ मजबूत हुई। जय ने सारी चीजें नोटिस की मगर अपनी निगाहें दूसरी तरफ रखी ताकि वैदेही को असहज महसूस न हो। चलो अब चलते हैं, वैदेही ने अपना बैग उठाते हुए कहा। जय बिना किसी प्रश्न के उठ खड़ा हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा, ये कोई लड़की थी। उसने 1 सेकंड के लिए वैदेही को देखा और फिर अपनी नजरें फिरा ली। राजस्थान की जयपुर हाई कोर्ट में दिन के 12:30 बजे का समय। फुल स्पीड पर चलता कूलर भी इस वक्त पड़ने वाली गर्मी से लड़ने में बेअसर है। सामने जज की कुर्सी पर एक 55 वर्षीय बूढ़ा बैठा है जो कि चाहता है कि जैसे तैसे 1:30 बजे और वो लंच खाए। सामने पक्ष के 47 वर्ष के अनुभवी वकील मनोहर जी हैं और उनके सामने युवा वकील नित्या। इसके अलावा परिसर में कोर्ट के 2-4 कर्मचारी हैं जो कि ऊँघ रहे हैं। सामने जनता में पक्षकारों के 2-4 परिजनों के अतिरिक्त कुछ इंटर्न हैं जो कि कोर्ट की कार्रवाई सीखने आए हैं। मामला एक महिला द्वारा आत्महत्या का है। महिला के परिवार ने उसके पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। साथ ही दहेज उत्पीड़न का भी आरोप है
किंतु जज समेत यहाँ मौजूद प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि ये मात्र केस को मजबूत बनाने के लिए लगाया गया है। जज साहब, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि तेजपाल पिछले 1 साल से बेरोजगार था और पहले से ही शराब का आदी था। वो पैसों के लिए आए दिन ही अपनी पत्नी से मारपीट करता था। इसी से परेशान होकर इसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। मनोहर जी ने अपना पक्ष रखा। शराब पीना एक बुरी बात हो सकती है, मगर ये हत्या का कारण हो जरूरी नहीं है। तेजपाल बेरोजगार जरूर था, लेकिन इसके लिए क्या परिस्थितियां जिम्मेदार थी ये भी बताना जरूरी है। उसने अपनी पत्नी के बीमार होने पर उसकी और अपने बच्चों की देखभाल के लिए नौकरी छोड़ी थी। दूसरा, मनोहर एक भी ऐसा गवाह नहीं पेश कर पाए हैं जो तेजपाल और उनकी पत्नी के मध्य होने वाले झगड़ों को साबित कर सके। लड़की के माँ बाप खुद गवाही दे रहे हैं, अब आपको कौन सा गवाह चाहिए? मनोहर जी ने बीच में टोकते हुए कहा। दूसरा, आप भूल रही हैं नित्या जी कि तेजपाल पर दहेज उत्पीड़न का आरोप भी है। जी मुझे याद है मनोहर जी, मगर दुख इस बात का है कि लड़की के माँ बाप ने ये आरोप अब लगाया है। शादी के इतने सालों में कभी इन्होंने एक पुलिस रिपोर्ट करवाना भी जरूरी नहीं समझा। एक गरीब अशिक्षित परिवार से आप ये उम्मीद नहीं कर सकती कि वो हर घटना को पुलिस रिपोर्ट करे। हाँ, लेकिन वही गरीब अशिक्षित परिवार आप जैसे महंगे वकील को हायर कर सकता है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मिस नित्या पर्सनल हो रही हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। जज ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। कोर्ट की कार्रवाई अगली तारीख तक स्थगित की जाती है। नित्या और उसका मुलजिम दोनों कोर्ट के बाहर आ गए। मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। वो 1 हफ्ते से परेशान लग रही थी। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन इसमें जरूर उसका कुछ न कुछ। तेजपाल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। तेजपाल, हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। शुक्र मनाओ कि तुम खुद इस केस से बाहर निकल जाओ। उन पर इल्जाम लगाना तो बहुत दूर की बात है। नित्या ने उसे समझाते हुए कहा। तभी नित्या का मोबाइल बजा। हाँ विनय, नित्या ने फोन उठाकर कहा। तुम आ रही हो ना? सामने से आवाज आई। हाँ, बस अभी निकली हूँ कोर्ट से। जल्दी आओ, तुम्हें वैदेही भाभी से भी मिलवाना है। हाँ, आ रही हूँ बाबा, नित्या ने फोन रखते हुए कहा। मेंटल असाइलम के सामने आकर एक गाड़ी रुकी और उसमें से विनय और नित्या उतरे। विनय नित्या को लेकर सीधा जय के ऑफिस पहुंचा। जय, भाभी कहाँ है? विनय ने चहकते हुए कहा। यही कहीं होगी, जय ने कहते हुए फाइल से अपना चेहरा ऊपर उठाया तो नित्या को देखकर चौंक गया। ये कौन है? ये नित्या है, तुम्हें बताया था ना इसके बारे में, विनय ने कहा। ओ नित्या, जय ने नित्या का ऊपर से नीचे तक मुआयना करते हुए कहा। तो आपको लगता है कि आप केस हार जाएंगी? नित्या केस के बारे में सुनकर चौंक गई। उसने विनय की तरफ देखा। बस जय, अभी शुरू मत होना, विनय ने कहा। मैं भाभी को बुलाकर लाता हूँ, तुम यहाँ बैठ जाओ। विनय कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बाहर निकल गया। ये पेशेंट की सीट है। बाहर निकलते हुए विनय को जय की आवाज सुनाई दी। कुछ देर ढूंढने के बाद गलियारे में एक पेशेंट के कमरे में विनय को वैदेही मिली। ये अनामिका का कमरा था। वे दोनों आपस में बहुत धीरे धीरे बात कर रही थी। भाभी, विनय ने वैदेही को आवाज दी। वैदेही ने उसे अनसुना कर दिया। विनय ने थोड़ा पास जाकर जोर से आवाज लगाई। वैदेही जैसे नींद से जागी। हाँ, उसने एक बार विनय की तरफ देखा और फिर अनामिका की तरफ। अनामिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। हाँ विनय, वैदेही ने कहा। आपको किसी से मिलवाना है। वैदेही उठ खड़ी हुई। उसने एक बार अनामिका को देखा और कमरे से बाहर निकल गई। आप अनामिका से क्या बात कर रही थी? विनय ने पूछा। कुछ नहीं, वो बस। वैदेही जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी। आपको बताया था ना, अनामिका खतरनाक हो सकती है। हाँ, मैं तो बस ऐसे ही मिलने के लिए गई थी। कोई न्यू पेशेंट है क्या? वैदेही ने विनय को पूछा। हाँ, ऐसा ही समझ लीजिए, विनय ने मुस्कुराते हुए कहा।